हेलो एंड वेलकम टू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो बच्चा पार्टी, आज की क्लास में हम करने वाले हैं चैप्टर 3 स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट का वन शॉट रिवीजन, जिसमें एक नया टॉपिक ऐड हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पूरा नया कॉन्सेप्ट ऐड हुआ है। तो सबसे पहले हम उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर एज हम हमेशा देखते हैं हर चैप्टर में देखते हैं कि हमें कौन से क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखने हैं, क्या क्या आंसर लिखने हैं, हम ये देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बाकी आप में से किसी को कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी होती है, आप उससे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। सो ये जो हमारा न्यू टॉपिक ऐड हुआ है ये है स्टेक होल्डर्स का टॉपिक। हमारे स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? जिनका स्टेक होता है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस पे, जिनको इंटरेस्ट होता है तुम्हारी सक्सेस पे, जिनका इम्पैक्ट होता है तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन पे, उन्हें हम कहते हैं स्टेक होल्डर्स। अब ये कौन कौन हो सकते हैं? एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, रेगुलेटर्स एंड सो ऑन। अब इनका इम्पैक्ट होता है मतलब इनके पास पावर होता है कि ये इन्फ्लुएंस कर पाए तुम्हारी फर्म की स्ट्रेटजी को, तुम्हारे फर्म के परफॉर्मेंस को। अब ज़रूरी तो नहीं है जिस लेवल पे तुम्हारा एम्प्लॉय इम्पैक्ट कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है तुम्हारी स्ट्रेटजी को, उसी लेवल पे तुम्हारे शेयर होल्डर्स भी करें। यहाँ पे डिफरेंट लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, हर एक का इन्फ्लुएंस सेम नहीं होता है, जिसकी वजह से अगर ये जितने भी लोग हैं इनमें से किसी के भी बीच में किसी भी तरह की क्लैश हो जाती है तो इससे हमारी फर्म को एक अनफेवरेबल कॉन्सिक्वेंस देखने को मिल सकता है। चलो वापस से देखते हैं हमारे स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं। तो वो लोग जिनका स्टेक होता है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस पे, जिनका इम्पैक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन पे। अब ये इम्पैक्ट क्या है? तो उनके पास पावर है कि वो इन्फ्लुएंस कर पाए तुम्हारी फर्म की स्ट्रेटजी और परफॉर्मेंस को। अब ज़रूरी तो नहीं है जिस लेवल पे एम्प्लॉय इम्पैक्ट कर रहा है, शेयर होल्डर इम्पैक्ट कर रहे हैं, उसी लेवल पे हर कोई इम्पैक्ट करे। इनका डिफरेंट लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है। अब जस्ट बिकॉज ये इन्फ्लुएंस कर पाते हैं इसलिए अगर इनके बीच में किसी भी तरह का क्लैश होता है तो उससे हमारी फर्म को अनफेवरेबल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने को मिलती है, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट एट ऑल गुड फॉर अवर फर्म। अब इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है? ये स्टेक होल्डर्स होते ही क्यों हैं आपकी फर्म का पार्ट? अब शेयर होल्डर को क्या चाहिए होगा आपकी फर्म से, उनकी क्या रिक्वायरमेंट होगी? उन्हें मतलब होगा रिटर्न से, CSR से, मार्केट की कितनी शेयर है, कितना इनोवेशन कर पा रही है मार्केट में। जो CEO होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उन्हें मतलब होता है कितना प्रेस्टीज है, कितना नाम है, किस रैंक पे हमारी कंपनी आती है। अब तुम देखोगे जिस कंपनी का बहुत ज़्यादा नाम है उसके CEO भी पूरे देश में जाने जाते हैं, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बहुत तारीफ़ होती है। लाइक अभी मैं आपके सामने अगर टेस्ला का नाम लूँ, आपके दिमाग में सबसे पहला नाम आ जाएगा एलन मस्क। तो इनके लिए मैटर करता है कि प्रेस्टीज क्या है, रैंकिंग क्या है, मार्केट शेयर क्या है, रेवेन्यू और प्रॉफिट इनके लिए रिक्वायरमेंट है इनकी। कितना रेवेन्यू फर्म जनरेट कर पा रही है, कितना प्रॉफिट वो अर्न कर रही है। वेंडर्स को भी मतलब होता है तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ से। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी उन्हें उतनी स्टेबिलिटी मिलेगी ऑर्डर पे, उन्हें उतना स्टेबल मार्जिन मिलता रहेगा। अब तुम्हारा सामान बिक ही नहीं रहा है तो वेंडर को क्या ऑर्डर दोगे, वेंडर को क्या पैसे दोगे? कंज्यूमर की क्या रिक्वायरमेंट होती है? तो उन्हें नया नया कंटेंट मिलता है, आए दिन उन्हें नए प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, बेटर डील्स मिलती है, उन्हें वैल्यू फॉर मनी मिलती है, उन्हें कंटिन्यूसली सप्लाई मिलता रहता है। एम्प्लॉयज़ को तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन से वेजेस मिलेगी, उन्हें एम्प्लॉयमेंट की स्टेबिलिटी मिलेगी, और अगर बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन होगा तो उन पे प्राइड भी होगा काम करने का। लाइक आप खुद को एग्जांपल देके देख लो, अभी बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनका पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा कि हम अभी इंटर क्लियर करें और उसके बाद हमें बिग फोर से आर्टिकलशिप करनी है, ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी है तो हमें BCG से करनी है, HSBC में करनी है। दैट इज़ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है जहाँ जिनका नाम बहुत हो, जिससे हमें भी प्राइड मिले। अब इन स्टेक होल्डर से रिलेटेड एक टॉपिक है मेंडलोस मैट्रिक्स, जो और भी दो नामों से जाना जाता है, स्टेक होल्डर्स एनालिसिस मैट्रिक्स, पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स। अब ये नाम क्यों है, इस नाम से क्यों जाना जाता है, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे तो आप समझ जाओगे। मेंडलो मैट्रिक्स हेल्प करता है टू मैनेज की स्टेक होल्डर्स, दैट इज़, अब अभी हमने क्या क्या पढ़ा कि एम्प्लॉयज, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर, सप्लायर्स, कस्टमर्स, ये सब हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। तो अब किसी को ये कैसे पता चलेगा कि किसके लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन जाननी ज़्यादा ज़रूरी है, कौन है जिसे फीडबैक देना ज़रूरी है,
कौन है जिसका फाइनल अप्रूवल लेना होगा अगर हमें कुछ भी काम करना है, तो हम बाइफरकेट कैसे करेंगे, यहाँ तो सारे ही स्टेक होल्डर्स हैं। तो इसके लिए मेंडलो मैट्रिक्स कहता है कि हमें एनालाइज करना होगा हमारे स्टेक होल्डर्स को बेस्ड ऑन उनके पास कितनी पावर है और उनका कितना इंटरेस्ट है। पावर का मतलब कि उनकी कितनी एबिलिटी है टू इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी और उसके रिसोर्स, और वहीं इंटरेस्ट का मतलब ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस पे उनको कितना इंटरेस्ट है। अब इसे और डिटेल में समझने के लिए हम जो बुक में एग्जाम्पल दिए उसे देखेंगे। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसे कैसे लिखना है ये देखो। A firm may be viewed as coalition of stakeholders. There is हर वो इंडिविजुअल और एंटिटी जिनका स्टेक है तुम्हारी सक्सेस पे, जो इम्पेक्ट कर सकते हैं तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को। और ये कौन होते हैं, तो एम्प्लॉय, शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, रेगुलेटर्स एंड सो ऑन। दे हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस द स्ट्रेटजी और परफॉर्मेंस ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन के वो पार्ट हैं। हर एक स्टेक होल्डर और एक स्टेक होल्डर का ग्रुप अफेक्ट होगा तुम्हारी हर एक बिजनेस की स्ट्रेटजी से जो ऑर्गेनाइजेशन चूज करेगी और इम्प्लीमेंट करेगी। हम ये हाईलाइट वही पॉइंट्स करते हैं सिर्फ जो आपको एग्जाम में लिख के आने हैं। आई होप आपको ये बात पता होगी। सबसे पहले ना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि हमारे की स्टेक होल्डर्स हैं कौन। ईच की स्टेक होल्डर exerts a different level of influence and can have differing levels of interest in the organization. ये एग्जाम्पल आप चाहो तो आप पढ़ सकते हो एज, अब ये एकदम इम्पॉर्टेंट कुछ है नहीं। अब ये जो हमने पढ़ा कि इनके पास डिफरेंट लेवल ऑफ इंटरेस्ट होता है, इन्फ्लुएंस होता है, इंटरेस्ट होता है। सो अगर इनके बीच में इनके इन्फ्लुएंस होने की वजह से अगर इनके बीच में किसी भी तरह की क्लैश होती है तो वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अनफेवरेबल कॉन्सिक्वेंसेस ला सकती है। फिर ये हमने डिटेल में डिस्कस कर ही लिया है कि स्टेक होल्डर्स और उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती हैं। ये आप एक एग्जाम्पल की तरह अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली उनकी रिक्वायरमेंट के बारे में पूछे सिर्फ तभी लिख के आओगे। देन मेंडलो मैट्रिक्स। मेंडलो मैट्रिक्स इज ऑल्सो नोन एज स्टेक होल्डर्स एनालिसिस मैट्रिक्स एंड पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स। तो अब ये पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स क्यों जाना जाता है, क्योंकि अभी हमने समझा हम एनालाइज क्या बेसिस पे करते हैं, पावर और इंटरेस्ट के बेसिस पे। अब इन स्टेक होल्डर्स को ना मैनेज करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा और कंपलसरी भी होगा। क्यों, क्योंकि आपको ये जानना है कि किसको कब कैसे कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। कोई भी इशू आ रहा है तो फीडबैक किसको दोगे, कौन फाइनल अप्रूवल देगा किसी भी चीज़ को लेके। इसकी वजह से हमें इन्हें मैनेज करते चलना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा हमारा मेंडलो मैट्रिक्स। जो ये कहते हैं, मेंडलो कहते हैं कि हम किसी भी स्टेक होल्डर को एनालाइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पावर और इंटरेस्ट। पावर मतलब उनके पास कितनी एबिलिटी है टू इन्फ्लुएंस, इंटरेस्ट मतलब वो कितने इंटरेस्टेड हैं ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस पे। अब ये जो एग्जांपल्स और ये सब चीज़ें लिखी हैं ये आपको ये डायग्राम पढ़ने के बाद समझ आएगी। इस एक्सेस पे पावर या इन्फ्लुएंस और इस एक्सेस में इंटरेस्ट, लो हाई। अब ये क्या हुआ, जिसके पास इंटरेस्ट भी लो है पावर भी लो है, मतलब ऐसे लोग जो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को एज सच अफेक्ट नहीं कर सकते, उनके पास कोई पावर नहीं कि कल को वोट के बोले अरे चलो ये प्रोडक्ट बंद करो तो तुम्हें करना पड़ेगा, ना ही उनको कोई मतलब है आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितना प्रॉफिट कमा रही है। इस कैटेगरी में कौन आते हैं, मीडिया हाउसेस, मैगजीन्स। इनके ऊपर बस आपको ना एक नज़र रखनी होती है, इनसे एंगेजमेंट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जनरल ओकेशनल कम्युनिकेशन रख सकते हो अगर चाहो तो। वहीं ऐसा इंसान जिसके पास पावर तो सबसे ज़्यादा है, वो चाहे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी लेवल पे जाके इन्फ्लुएंस कर सकता है, बट उसका इंटरेस्ट बहुत कम है, उसको मतलब नहीं है तुम प्रॉफिट कमाओ तुम लॉस पे जाओ, पर उसके पास इतनी पावर है कि वो जब जैसा चाहे इन्फ्लुएंस कर सकता है। इस कैटेगरी में आते हैं बैंक्स, गवर्नमेंट्स और कस्टमर। कस्टमर की प्रेफरेंस के बेसिस पे प्रोडक्ट बनाते हो ना, कस्टमर को क्या चाहिए, इससे तो तुम्हारी स्ट्रेटजी अफेक्ट होगी कि क्या स्ट्रेटजी होगी तुम्हारे फर्म की। गवर्नमेंट कल को कोई नया लॉ ले आएगी, वो लॉ एक सेकंड में तुम्हारे पूरे बिजनेस को इधर का उधर कर सकता है, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, लेकिन क्या उसको इंटरेस्ट है तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में, नहीं। कस्टमर को ये क्या करना, तुम प्रॉफिट कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो, उसे तुम्हारे प्रोडक्ट से सेटिस्फेक्शन मिल रही है, यूटिलिटी मिल रही है, तो बस वो खरीदेगा सामान। वहीं ऐसे लोग जिनके पास पावर भी सबसे ज़्यादा होती है और जिनका इंटरेस्ट भी सबसे ज़्यादा होता है, CEO, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स। इन्हें क्लोजली मैनेज करते चलो, उन्हें डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करो, उनके साथ रेगुलरली एंगेज करो, बिल्ड करो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप।
बाकी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका इंटरेस्ट तो सबसे ज़्यादा हाई होता है बट उनके पास पावर कुछ नहीं होती है, लाइक एम्प्लॉयज़, वेंडर्स। अब एम्प्लॉय कल को आगे तुमको बोलेगा क्या, नहीं नहीं तुम्हारी ये स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है, चलो इसे चेंज करो, नहीं, बट क्या उसका इंटरेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन पे? ऑर्गेनाइजेशन जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी उन्हें उतना ज़्यादा बोनस मिलने का चांसेस है। ऑर्गेनाइजेशन जितना प्रॉफिट कमाएगी, जितना रेवेन्यू जनरेट करेगी, उतने ज़्यादा ऑर्डर तुम वेंडर को दोगे, तो वेंडर के भी उतने ज़्यादा इनकम बढ़ने के चांसेस हैं। तो आई होप इससे आपको ये तो समझ आ गया है कि मेंडलो मैट्रिक्स के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो हम उन्हें 4 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। कीप सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड रखो स्टेक होल्डर्स को जिनके पास हाई पावर है और लेस इंटरेस्ट है। अगेन ये आपको पूरा लिखना है। एग्जाम्पल तो ऑब्वियसली बात है अब आपको याद हो ही गया होगा। जो की प्लेयर्स हैं उनकी तरफ एंगेजमेंट ज़्यादा रखनी है, आपको ग्रेटर एफर्ट रखना है उनको सेटिस्फाई करने के लिए, उन्हें अपनी एडवाइस में, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करोगे तुम। फिर जो लो प्रायोरिटी स्टेक होल्डर्स होते हैं, दैट इज़ जिनके पास पावर भी लो है, इंटरेस्ट भी लो है, उनको बस आप मॉनिटर करोगे, कोई एक्शन नहीं करना है उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए उनकी एक्सपेक्टेशन को। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस मैगजीन्स एंड मीडिया हाउसेज। कीप इन्फॉर्म्ड स्टेक होल्डर्स जिनके पास पावर लो है बट उनका इंटरेस्ट हाई है। ऐसे लोगों को आप इन्फॉर्म्ड रखोगे अपनी हर नई स्ट्रेटेजी के बारे में, उनसे कम्युनिकेट करते रहोगे अगर कोई भी मेजर इशू अराइज हो रहा है तो, उनसे रियल टाइम फीडबैक लेते रहोगे, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट को लेके बातें करोगे, उनसे समझोगे कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और ये लोग कौन है? एम्प्लॉयज़, वेंडर्स, सप्लायर्स, लीगल एक्सपर्ट्स एट्सेट्रा। अब ना जो स्ट्रेटजिस्ट होता है उसे ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट बहुत हाईली डायनामिक और सर्टेन थिंग्स जो ऐसी होती है एनवायरनमेंट में जिनके बारे में आप कुछ प्रेडिक्शन नहीं लगा सकते, अनसर्टेन होती है। ऑर्गेनाइजेशन अनप्रेडिक्टेबल होता है जिसकी वजह से हमारे स्टेक होल्डर्स मूव कर सकते हैं बिटवीन क्वाड्रेंट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम्हारी गवर्नमेंट इस क्वाड्रेंट में आ रही है बट वो यहाँ शिफ्ट हो सकती है। कैसे? आपने ना लॉ में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, इशूइंग शेयर्स एट डिस्काउंट। आपने गवर्नमेंट से लोन लिया, तो अभी लोन लिया, उसके पास, गवर्नमेंट के पास तो ऐसे भी पावर है, आप उनके लोन नहीं पे कर रहे हो, तो ऐसे केस में ना आपने पढ़ा होगा कि एक कुछ फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम होता है, एक एग्रीमेंट होता है कि अगर आप लोन नहीं पे कर पा रहे हो तो अब आपको अपने शेयर्स गवर्नमेंट को देने होंगे। अब तुमने शेयर दे दी, तो बताओ अब यहाँ पे क्या हुआ? इनका इंटरेस्ट भी आ गया। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि हमारा एनवायरनमेंट इतना डायनामिक है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है और कोई भी स्टेक होल्डर मूव कर सकता है बिटवीन क्वाड्रेंट्स। उस डायनामिक सिचुएशन के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आप ये एक बार रीड कर लेना। देन अवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स। स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स क्या होता है? आपको ना अपने ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनली एनालाइज करने के लिए असेस करना होता है अपनी करेंट परफॉर्मेंस को, जिसके लिए हम कंसीडर करते हैं कुछ स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स जो होते हैं इंडस्ट्री, मार्केट, कस्टमर, प्रोडक्ट, सर्विस एंड चैनल्स। An important aspect of internal analysis is assessing the current performance of the business। और जो असेस करने के लिए हमें स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स कंसीडर करने होते हैं जो डिफ्रेंशिएट करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हमारे कॉम्पिटिटर से। और वो क्या होते हैं? इंडस्ट्री, मार्केट, कस्टमर, प्रोडक्ट, सर्विस, चैनल। अब इंडस्ट्री क्या होती है, मार्केट क्या होती है, इसमें कुछ समझाने का है नहीं, आप इसे अपने हिसाब से पढ़ सकते हो बस। इंडस्ट्री क्या होती है? सिमिलर कंपनीज आर ग्रुप टुगेदर into industries। Basically industry grouping is based on primary product that company makes or sells। अब ये आप एग्जांपल पढ़ सकते हो इसके साथ। फिर मार्केट क्या होता है? तो मार्केट इज डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ ऑल बायर्स एंड सेलर्स इन द एरिया और रीजन अंडर कंसिडरेशन। मार्केट फिजिकली भी हो सकता है प्रेजेंट, ई कॉमर्स के थ्रू भी हो सकता है, लोकल भी हो सकता है, ग्लोबल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन विच ऑल कंट्रीज द बिजनेस सेल्स इट्स प्रोडक्ट इन। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या मार्केट सेम होगा हर बिजनेस के लिए? तो नहीं। जिस मार्केट में आपके बायर्स और सेलर्स हैं, जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि आपका मार्केट क्या है। तो ये गलत होगा कहना कि मार्केट सेम होता है हर बिजनेस के लिए। हर बिजनेस के अपने खुद के ओन सेट ऑफ कस्टमर्स होते हैं। अब जो डिज़ाइनर क्लॉथ्स, लहंगा ये सब बना रहे हैं, ये इनका मार्केट अलग होगा, और जो बिजनेस ओरिएंटेड कपड़े बना रहे हैं, कैजुअल ड्रेसेस बना रहे हैं, उनका मार्केट अलग होगा। एनालाइजिंग इंडस्ट्री एंड मार्केट। इंडस्ट्री और मार्केट को एनालाइज करने के लिए हम एक टूल यूज़ करते हैं जिसका नाम है स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग।
Strategic group consists of those rival firms which have similar competitive approaches and position in the market. एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप में वो फर्म्स होती है जिनकी सिमिलर कॉम्पिटिटिव अप्रोच या पोजीशन होती है। जो सेम स्ट्रेटेजिक ग्रुप में होते हैं वो रिसेंबल करते हैं एक दूसरे को इन सेवरल और अदर वेज। अब इसके इतने सारे पॉइंट्स दिए हैं, आप ये सारे एक बार के पढ़ सकते हो क्योंकि एग्जाम में याद सारे नहीं आएंगे, तो आपको जो याद आएगा वो लिख लेना। अब प्रोसीजर क्या होता है, ये स्ट्रेटेजिक ग्रुप बनाने का, ये जो स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग तुम पढ़ रहे हो ये करने का प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हो कॉम्पिटिटिव करेक्टरिस्टिक्स को, अब उनकी करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उन्हें डिफ्रेंशिएट करते हो। अब वो करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी कि इस प्राइस रेंज में वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, कौन सा जियोग्राफिक एरिया में वो हैं, क्या डिग्री ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ कर रहे हैं, क्या डिग्री ऑफ सर्विसेज वो ऑफर कर रहे हैं। इसके बेसिस पे पहले आप प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर दोगे, बिजनेस को डिफ्रेंशिएट कर दोगे। उसके बाद आप उनको प्लॉट करोगे दो वेरिएबल मैप में यूजिंग पेयर्स ऑफ दिस डिफ्रेंशिएटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। लाइक फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पे क्या है, रेप्यूटेशन अमॉन्ग कंज्यूमर्स एंड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। इन दो बेसिस पे इनको प्लॉट किया है। फिर असाइन करो फर्म्स को दैट फॉल इन सेम स्ट्रेटेजी स्पेस टू द सेम स्ट्रेटेजिक ग्रुप। ये एक ग्रुप है, जो आप ये देख रहे हो ये एक ग्रुप है। एंड एट लास्ट ड्रॉ करो सर्कल अराउंड ईच स्ट्रेटेजिक ग्रुप मेकिंग द सर्कल्स प्रोपोर्शनेट टू द साइज ऑफ ग्रुप्स रिस्पेक्टिव शेयर ऑफ टोटल इंडस्ट्री सेल्स एंड रेवेन्यू। अब ये यहाँ पे जो लिखा है इसका मतलब समझाते हैं। पहले बोल रहा है कि आइडेंटिफाई करो ऑन द बेसिस ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, फिर एक 2 वेरिएबल मैप बनाओ और उस पर इनको प्लॉट करो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्वियसली 2 वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल यहाँ पे क्या लिया कि क्या रेपुटेशन है आपकी मार्केट में और क्या रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आप प्रोवाइड कराते हो। अब इसमें इसने ले ली 1 2 3 4 5 फर्म्स उनको। अब ये 5 फर्म्स ऐसी है जिनकी रेपुटेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है और जो सेम रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराते हैं। अब इनका मार्केट में शेयर कितना है, इनका साइज़ कितना है। ABC सबसे कम मार्केट शेयर इसका है, सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर इसका है। तो उनके मार्केट शेयर के बेसिस पे उनको सर्कल करो। इस प्रोसेस को कहते हैं हम स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग करना। और जो एक ग्रुप में आते हैं ये बिजनेसेस, उन्हें हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक ग्रुप। ये वही डायग्राम को एक्सप्लेन किया जो अभी हमने समझा। देन नेक्स्ट हमारा कॉस्ट ड्राइवर होता है कस्टमर। कस्टमर्स कौन होते हैं, तो जिनको ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट और सर्विस बेचती है ऑब्वियसली। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर्स और कंज्यूमर्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अब वो डिफरेंस क्या है, कस्टमर वो होता है जो प्रोडक्ट खरीदता है, कंज्यूमर वो होता है जो उसे कंज्यूम करता है। फॉर एग्जांपल तुम्हें ये क्लास देखने के लिए चाहिए थी नेट, तुमने अपने पेरेंट को बोला, तुम्हारे फादर गए वो वाईफाई लेकर आए, वाईफाई लगवाए, वाईफाई की पेमेंट वो करते हैं। मतलब उसके कस्टमर कौन हुए, तुम्हारे फादर। कंज्यूमर कौन हुए, तुम। वाईफाई से यूज़ करके क्लास कौन देख रहा है, तुम। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे फादर गए स्टेशनरी प्रोडक्ट खरीद के लाए। अब वो स्टेशनरी प्रोडक्ट खरीद के लाए तो वो कस्टमर है, उस स्टेशनरी प्रोडक्ट को यूज़ कौन कर रहा है, तुम। तो कंज्यूमर कौन हुए, तुम। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर होगा। अगेन प्रोडक्ट सर्विसेज सेम है जो हमने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए पढ़ी थी। इसे आप एक बार अपने साइड से रीड करके देखना। अगर कोई इशू हो तो आप टेलीग्राम में आके पूछ सकते हो, आपको बता देंगे। अब यहाँ पे समझने की चीज़ क्या है, अगर ये क्वेश्चन आता है और अगर ये पूछेगा आपको कि अगर आपको मार्केट में न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो आप उसकी प्राइस कैसे डिसाइड करोगे, क्या स्ट्रेटजी रखोगे। तो फॉर अ न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज फॉर एंटरिंग अ मार्केट नीड टू बी डिजाइंड एंड फॉर दैट मैटर एटलीस्ट 3 ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड। नए प्रोडक्ट की प्राइस को आप 3 ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए बनाओगे। और वो 3 ऑब्जेक्टिव क्या होंगी कि वो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच होना चाहिए तुम्हारी प्राइस का, दैट इज़ कस्टमर के लिए एक्सेप्टेबल होनी चाहिए वो प्राइस। अब कस्टमर के लिए एक्सेप्टेबल तो हो, साथ में एक सफिशिएंट रिटर्न भी तुम्हें जनरेट करके दे और तुम्हारी मार्केट शेयर भी बढ़ाए। अब मान लो कस्टमर के लिए एक्सेप्टेबल बनाने को ना तुम्हें 100 रुपये लग रहा है, तुम 100 में ही बेच दे रहे हो। अरे इससे तुम्हें कोई प्रॉफिट होगा क्या, नहीं। 100 में कस्टमर को चाहिए, 100 में तुम बना रहे हो। थोड़ा सा प्राइस ऐसा रखो कि उसमें अब तुम अपने लिए सफिशिएंट रिटर्न्स जनरेट कर पाओ और जिससे तुम्हारा मार्केट शेयर भी बढ़े। इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए तुम प्राइस डिसाइड करोगे अपने प्रोडक्ट की। अब इन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की मार्केटिंग करने के कुछ तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके से मार्केटिंग की जाती है। देयर आर नंबर ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो इवॉल्व हुए नंबर ऑफ ईयर्स। अब वो कौन सी स्ट्रेटजी, अब वो क्या होती हैं। सोसाइटल मार्केटिंग,
इसमें तुम ना डिज़ाइन इम्प्लीमेंट कंट्रोल करते हो प्रोग्राम्स को जो सीक करते हैं टू इंक्रीज द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ सोशल आइडियाज़। अब देखो कि बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिन पे लिखा होता है नो स्मोकिंग, या उस पर स्मोकिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ कैंपेन करा रहे होते हैं कोई कंपनी। तो ये हो गई सोसाइटल मार्केटिंग। अब मान लो तुम्हारी कोई कंपनी XYZ लिमिटेड, वो कहीं गई है नो स्मोकिंग से रिलेटेड कुछ कैंपेन कराने। कैंपेन तो तुम नो स्मोकिंग की करा रहे हो, बट हो किसके थ्रू रही है? XYZ लिमिटेड के थ्रू। नाम किसका हो रहा है? XYZ लिमिटेड का। इसे कहते हैं सोसाइटल मार्केटिंग। वहीं ऑगमेंटेड मार्केटिंग, जब तुम कुछ एडिशनल कस्टमर सर्विस या बेनिफिट प्रोवाइड कराते हो अपनी प्रोडक्ट के साथ, तो उसे कहते हैं ऑगमेंटेड मार्केटिंग। लाइक तुमने वॉशिंग मशीन खरीदी सैमसंग से, सैमसंग का सर्विस सेंटर है, तुमने वहाँ पे जैसे ही मशीन ख़राब हुई फ़ोन किया, वो आके तुरंत बना के चले गए। एडिशनल सर्विस कि हमारी मशीन है, बना के भी हम ही देंगे। डायरेक्ट मार्केटिंग, तुम डायरेक्टली कॉल करके कस्टमर को बता रहे हो, अरे ये नया प्रोडक्ट आया मार्केट पे, आ जाओ इसे खरीद लो। रिलेशनशिप मार्केटिंग में तुम वैल्यू लेडन रिलेशनशिप बना रहे हो, स्ट्रॉन्ग एनहेंस कर रहे हो रिलेशनशिप को विद योर कस्टमर्स। अब ये कैसे होगा? तुम्हारे पास कोई सामान खरीदने आया, तुम उसे स्पेशल बेनिफिट दे रहे हो, तुमने उसे कुछ डिस्काउंट दे दिया, कुछ कूपन दे दिया कि अगली बार आओगे तो तुम्हें 10% डिस्काउंट मिलेगा। इससे क्या होगा? कस्टमर बार बार तुम्हारी शॉप में आएगा। सर्विस मार्केटिंग, तुम अपनी सर्विस को मार्केट कर रहे हो। हमसे अगर वॉशिंग मशीन ली तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसमें कोई भी दिक्कत आई तो हम इंस्टॉल भी करके देंगे, हम रिपेयर भी करके देंगे, हम सब चीज़ करके देंगे। पर्सन मार्केटिंग, ये तो तुम अभी देख ही रहे हो, एज इलेक्शन पास आ रहा है तो तुम्हें बहुत सारी ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स देखने मिलेंगे जिसमें एक पर्सन को मार्केट किया जा रहा होगा। लाइकवाइज ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग होती है, जैसे अभी हाल फिलहाल में ट्रेंड में चल रहा था तुम्हारा जामनगर, वो हो गई ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग। वहीं प्लेस मार्केटिंग में आ गया तुम्हारा जामनगर। ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग क्या हुई? ये जनरली NPOs के लिए देखी जाती है। लाइक कोई पर्टिकुलर NPO को अवार्ड दे दिया, उसके बारे में न्यूज़ चल रही है कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत लोगों को बेनिफिट हो रहा है। एनलाइटेंड मार्केटिंग फोकस करती है ना 5 प्रिंसिपल्स के टूवर्ड्स: कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग, इनोवेटिव मार्केटिंग, वैल्यू मार्केटिंग, सेंस ऑफ मिशन मार्केटिंग एंड सोसाइटल मार्केटिंग। दैट इज़ कस्टमर ओरिएंटेड। सैमसंग ने एक फ़ोन लॉन्च किया, अब उस पर किसी कस्टमर ने बोला कि अरे इसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं है। सेम सीरीज़ पे न्यू फ़ोन लॉन्च करेगा सैमसंग जिसमें वो कैमरा क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव कर देगा। दैट इज़ उसने की एनलाइटेंड मार्केटिंग। डिफरेंशियल मार्केटिंग, दैट इज़ तुम अपने प्रोडक्ट्स को ना डिफरेंशिएट करते हो। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, उसके पास लाइफ बॉय, लक्स और एक्सोना है पॉपुलर सेगमेंट में, तो वहीं डव और पियर है प्रीमियम सेगमेंट में। सिंक्रो मार्केटिंग, किसी भी डिमांड को ना एक इरेगुलर सीजन में डिमांड को तुम अपने हिसाब से रेगुलेट कर रहे हो। दैट इज इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा बिग बिलियंस डे सेल। सिंक्रो मार्केटिंग में तुम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए अपनी डिमांड को इंक्रीज या डिक्रीज करने की कोशिश करते हो। कंसंट्रेटेड मार्केटिंग क्या होता है? किसी नीश मार्केट में मार्केट करना, जाके वहाँ पे मार्केटिंग करना, एडवर्टाइज करना। डी मार्केटिंग इज किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग को टेम्पररीली या परमानेंटली शिफ्ट कर देना या तो रिड्यूस कर देना उसकी डिमांड को। अब ये कब होता है? टेम्पररी कब होगा? मान लो तुम्हारी कैपेसिटी है कि तुम सिर्फ 50 प्रोडक्ट बना सकते हो, बट तुम्हें ऑर्डर आ रहे हैं 100 प्रोडक्ट के, तो तुम कुछ पॉइंट के लिए ना उसकी एडवर्टाइजमेंट करना बंद कर दोगे। वहीं परमानेंटली क्या होता है? तुमने शिफ्ट कर दी। सैमसंग का अभी तक पुराना फ़ोन, जब एक फ़ोन आया था वो उसको एडवर्टाइज़ कर रहे थे, अब जैसे ही नया मॉडल आ गया उन्होंने पुराने को एडवर्टाइज़ करना बंद कर दिया। डी मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है कि तुम नेगेटिवली मार्केट कर रहे हो किसी प्रोडक्ट को, नहीं, तुम उसकी मार्केटिंग, उसके डिमांड को या तो रिड्यूस कर रहे हो या शिफ्ट कर रहे हो। द नेक्स्ट कॉस्ट ड्राइवर इज चैनल। चैनल क्या होती है? तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होती है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा तुम्हारी प्रोडक्ट और सर्विस। देर आर टिपिकली 3 चैनल्स जो कंसिडर किए जाते हैं: सेल्स चैनल, प्रोडक्ट चैनल, सर्विस चैनल। किस तरह से सेल होगा? क्या ये ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा? क्या रिटेल होलसेल होगा, रिटेलर होलसेलर शॉप्स होंगी? कैसे होगा? प्रोडक्ट चैनल ये फोकस करता है सीरीज ऑफ इंटरमीडियरीज हु फिजिकली हैंडल द प्रोडक्ट ऑन इट्स पार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द एंड यूज़र। प्रोड्यूसर से एंड यूज़र तक प्रोडक्ट जाएगा कैसे? सर्विस चैनल, प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्विस कैसे प्रोवाइड की जाएगी एंड यूज़र को? क्या हम सर्विस सेंटर बनाएंगे इस एरिया में, या फिर हमारे पास कंप्लेन आएगी और उसके बाद हमारे हेडक्वार्टर से एक सर्विस के लिए कोई इंसान जाएगा? कैसे? बाकी ये सब चीज़ें आप एक बार रीड कर सकते हो, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसेस। कोर कॉम्पिटेंसी होती क्या है? इसे डिफाइन कौन करता है?
C.K. Prahalad and Gary Hamel have advocated a concept of core competency, which is a widely used concept in management theories. The core competency is the collective learning in organization, especially coordinating diverse production skills and integrating multiple streams of टेक्नोलॉजीज. कोर कॉम्पिटेंस मतलब तुम्हारे पास कोई ऐसी कैपेबिलिटी है जो तुम्हें प्रोवाइड करा रही है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, दैट इज़ जो तुम्हें डिफ्रेंशिएट कर रही है तुम्हारे कॉम्पिटिटर से, जो तुम्हें एडवांटेज प्रोवाइड करा रही है तुम्हारे कॉम्पिटिटर के सामने. ऐसी स्किल और टेक्निक एक ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल, मैनेजरियल, नो हाउ, विजडम, एक्सपीरियंस आर अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कैपेबिलिटीज एंड रिसोर्सेज दैट कैन लीड टू अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कंपेयर टू अ कॉम्पिटिटर. ये डिफाइंड होती है एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स टेक्निक्स रेदर देन इंडिविजुअल स्किल्स और सेपरेट टेक्निक. ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. क्यों? क्योंकि इससे अलग से क्वेश्चन आता है. तुम्हें केस स्टडी आ जाएगी कि मिस्टर एक्स है, CEO है XYZ के, उनको लगता है कि सिर्फ एक इंडिविजुअल स्किल या सेपरेट टेक्निक होना इज सफिशिएंट, उसे तुम कोर कॉम्पिटेंस बुला सकते हो. तो तब तुम इस पैरा को वहाँ पे लिखोगे. It is a characteristic to have a combination of skills techniques which make the organization utilize these several separate individual capabilities. ये बिल्ड नहीं किए जा सकते एक सिंगल टेक्निक पे, सिंगल टेक्नोलॉजी पे. तुम्हें कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है तुम्हारे पास. C.K. प्रहलाद का कहना है कि तुम्हारे पास ना कोर कॉम्पिटेंसेस मेन 3 एरियाज में हो सकती हैं. कॉम्पिटिटर डिफ्रेंसिएशन, कस्टमर वैल्यू, एप्लीकेशन टू अदर मार्केट. तुम्हारे पास ऐसा कुछ कैपेबिलिटी हो सकता है जो कि इतना यूनिक हो कि तुम्हारा कॉम्पिटिटर उसे चुरा ना पाए, उसे इमिटेट ना कर पाए. या तुम्हारे पास कुछ ऐसी कैपेबिलिटी हो सकती है जो इस लेवल की कस्टमर वैल्यू क्रिएट करे कि कस्टमर बहुत लॉयल हो जाए तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के टूवर्ड्स. एप्लीकेशन टू अदर मार्केट्स, इसमें जो हमने ये पॉइंट पढ़ा ना, ये वाला पैराग्राफ ये आएगा. कॉम्पिटिटर डिफ्रेंसिएशन, इसमें क्या लिखोगे आप? द कंपनी कैन कंसिडर हैविंग कोर कॉम्पिटेंस इफ द कॉम्पिटेंस इज यूनिक एंड डिफिकल्ट फॉर कॉम्पिटिटर टू इमिटेट. ये तुम्हें प्रोवाइड कराती है एन एज ओवर योर कॉम्पिटिटर. ये प्रोवाइड कराती है कंपनी को बेटर सर्विसेज मार्केटेड विद नो फियर ऑफ कॉम्पिटिटर कैन कॉपी इट. लाइक एप्पल, वो बहुत फ्रीली बता रहे हैं कि हम iOS यूज़ करते हैं, बट क्या कोई भी चलता फिरता उसे कॉपी कर सकता है? नहीं कर सकता. ये उनकी कोर कॉम्पिटेंस है. वहीं कस्टमर वैल्यू के लिए, जब कोई भी तुम्हारे प्रोडक्ट को या सर्विस को परचेज कर रहा है तो उसे ऐसी फंडामेंटल बेनिफिट मिलनी चाहिए जो कि बेनिफिट रीज़न बन जाए, ऐसा रियल इम्पैक्ट बनाए कस्टमर पे कि वो पर्टिकुलर बेनिफिट रीज़न बने तुम्हारे प्रोडक्ट के खरीदे जाने का. अगर लेकिन कस्टमर सिर्फ ऐसे ही विदाउट एनी बेनिफिट तुम्हारे प्रोडक्ट को खरीद रहा है, तब तुम उस कॉम्पिटेंस को कोर कॉम्पिटेंस नहीं बोलोगे, बिकॉज ये तुम्हारी मार्केट पोजीशन को अफेक्ट नहीं करेगा. देन एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसेस टू अदर मार्केट, जो तुम्हारी कोर कॉम्पिटेंस है वो एप्लीकेबल होनी चाहिए होल ऑर्गेनाइजेशन को. सिर्फ एक पर्टिकुलर स्किल या स्पेसिफाइड एरिया ऑफ एक्सपर्टीज होना तुम्हारे लिए कोर कॉम्पिटेंस नहीं कहलाएगी. इसमें तुम ये सारे पॉइंट्स लिखोगे. ये वही टॉपिक है जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया इस पैराग्राफ में. कोर कॉम्पिटेंस एक्चुअली होती क्या है? कोर कॉम्पिटेंस इज समथिंग जो ये कहे कि फर्म जो कर रही है वो बेस्ट है. हर तरफ जो एग्जांपल्स है ना, जो आई एम नॉट टीचिंग यू अभी, आप उनको एक बार रिवाइज करके देखना. एज इट इज़ अ रिवीजन सेशन, तो हर एक चीज़ को पूरा डिटेल में कवर करना पॉसिबल नहीं है. अब तुम इन 3 एरियाज पे तो कॉम्पिटेंट हो सकते हो, बट कॉम्पिटेंट होने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें ऐसी कैपेबिलिटी चाहिए जो कि वैल्यूएबल हो, रेयर हो, कॉस्टली टू इमिटेट हो, नॉन सब्सटीट्यूटेबल हो. अगर तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ के पास ये 4 चीज़ें हैं तभी तुम बोलोगे कि वो कैपेबिलिटीज़ कोर कॉम्पिटेंस है. वैल्यूएबल मतलब उसकी वैल्यू इतनी है कि तुम जब जैसे चाहो जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसका फ़ायदा उठा पाओ, तुम थ्रेट से बच पाओ, तुम अपने कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट कर पाओ. वाई? इफेक्टिवली यूजिंग कैपेबिलिटीज़ टू एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटीज़. इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? ये रिक्वायर करता है प्लेसिंग द राइट पीपल इन द राइट जॉब. ह्यूमन कैपिटल इज इंपॉर्टेंट इन क्रिएटिंग वैल्यू फॉर कस्टमर्स. ये पॉइंट MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. फिर तुम्हारी वो कैरेक्टरिस्टिक इतनी रेयर हो कि कोई भी चलता फिरता इंसान उसे कॉपी ना कर पाए. अगर ये तुम्हारी कैपेबिलिटी हर किसी के पास है तो फिर ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं बन सकती. कॉस्टली टू इमिटेट. कॉस्टली टू इमिटेट मतलब तुम्हारी कैपेबिलिटी कुछ ऐसी है जिसे हर कोई कॉपी नहीं कर सकता. अगर चाहे तो उसके लिए वो बहुत महंगा पड़ जाएगा. जिसका ये जो एग्जाम्पल है ये आपको ज़रूर लिख के आना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके मार्क्स आपको मिलेंगे. नॉन सब्सटीट्यूटेबल,
तुम्हारी कैपेबिलिटी ऐसी हो जिसकी कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल ना हो। अगर सब्सटीट्यूट रहा उसका तो फिर क्या फ़ायदा। जैसे फर्म्स ट्राई टू इमिटेट टाटा's लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी बट मोस्ट हैव बीन अनेबल टू डुप्लीकेट। नॉन सब्सटीट्यूटेबल, तुम लो कॉस्ट के बदले कुछ और सब्सटीट्यूट प्रोवाइड करा सकते हो क्या? नहीं। लाइक एप्पल के पास iOS है, क्या इसकी कोई सब्सटीट्यूट है? नहीं। हमने पिछले चैप्टर में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की एनालिसिस पढ़ी थी, इस चैप्टर में हमने इंटरनल की पढ़ी। इन दोनों को एनालाइज करके फाइनली हमारे पास जो आता है उसे हम कहते हैं स्वॉट एनालिसिस, जहाँ पे हम एनालाइज करते हैं बिजनेस की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को। इसकी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होती है टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन डेवलप अ फुल अवेयरनेस ऑफ ऑल फैक्टर्स इन्वॉल्व इन मेकिंग अ बिजनेस डिसीजन। को किसी भी तरह की न्यू इनिशिएटिव पॉलिसीज वगैरह बनाने से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन को स्वॉट एनालिसिस कर लेनी चाहिए। ये वाइडली यूज टूल होता है। कभी कभी ना फर्म सिर्फ इसलिए स्वॉट एनालिसिस करती है ताकि वो चेक कर पाए कि करेंट लैंडस्केप क्या है उसके बिजनेस का, करेंट मार्केट शेयर क्या है, करेंट पोजीशन क्या है। तो स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी साथ में ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, तो वहीं वीकनेस और थ्रेट साथ में बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। अगेन ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार रीड कर लेना, बट फिर भी बिकॉज छोड़ के तो कुछ नहीं जाना है। देन अगर हमारे पास कोर कॉम्पिटेंसीज होती है ना तो उससे हमें मिलती है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब आपके पास एक एज है ओवर योर कॉम्पिटिटर, आप आउट परफॉर्म कर पाते हो अपने कॉम्पिटिटर को, उसे कहते हैं हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब आपके पास कोर कॉम्पिटेंस है बट उसे आप सस्टेनेबल कब बोलोगे? आप ये कब बोलोगे कि ये टिकाऊ है? अरे आज तुम्हारे पास कोई कोर कॉम्पिटेंस है, क्या पता कल को ना हो। तो एक कैपेबिलिटी की सस्टेनेबिलिटी, the sustainability of core competitive advantage and firm's ability to earn profit from its competitive advantage depends upon 4 major characteristics। वो क्या है कि तुम्हारे पास जो कैपेबिलिटी है वो ड्यूरेबल होनी चाहिए। अब मान लो एक सब्जी वाला है, ठीक है, यहाँ पे एक साथ लाइन से ना 4 ठेले लगते हैं, जिसके पास एक ये है जिसके पास सबसे ज़्यादा मीठे आम है, सबसे ज़्यादा। तो हर कोई ख़रीदने किसके पास आएगा? इसके पास। लेकिन इसके आम ऐसे ना, ये जैसे ही लगाता है ठेला 1 घंटे के अंदर पूरे सड़ जाते हैं। तो आप बताओ ये ज़्यादा ज़्यादा 1 घंटे तक टिक पाएगा? 1 घंटे तक इसके पास कोर कॉम्पिटेंस है बट उसके पास तो सब लोग इन सब के पास जाएंगे ना, इसके पास कोई क्यों आएगा सड़े आम खरीदने? तो जितना ज़्यादा आपकी ड्यूरेबिलिटी अफेक्ट होगी, डिफ़र करती रहेगी, उतना कम आपका कॉम्पिटेंस होगा। जितना रेयर होगा प्रोडक्ट इनोवेशन उतना जल्दी ऑब्सोलीट होगा, जितना फास्ट प्रोडक्ट इनोवेशन होगा उतना जल्दी ऑब्सोलीट होगा ना तुम्हारा प्रोडक्ट। फिर ट्रांसफरेबिलिटी, कितना ईजिली तुम्हारा रिसोर्स और कैपेबिलिटी ट्रांसफरेबल है, ये बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करेगा तुम्हारी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को। तुम्हारे पास जो आम है वो तुम कहाँ से खरीद के ला रहे हो? जिस फार्म से खरीद के ला रहे हो, क्या तुम्हारे आसपास लगा रहे ठेले के लोग वहाँ से खरीद सकते हैं? अगर खरीद सकते हैं तो फिर तुम ज़्यादा टाइम तक नहीं ये एक चला पाओगे कि अरे मेरे पास से खरीद रहे हैं सब। इमिटेबिलिटी, इमिटेबल करना मतलब ना चुराना। अब कोई किसी को चाहिए रिसोर्स कैपेबिलिटीज़ जो मेरे पास है, जो मेरी कोर कॉम्पिटेंस है, तो क्या उसे वो ईजिली अवेलेबल होगी या उसे स्क्रैच से बनाना होगा? और अगर उसको स्टार्ट से उसे बनाना होगा तो उसके लिए वो कितना ईजी और क्विक होगा। ये है हमारा ट्रू टेस्ट ऑफ इमिटेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, जो ये पर्सन था जिसके पास सबसे मीठे आम थे, वो खुद के बगीचे में उगा के लाता है, तो अब वहाँ से कोई दूसरा वेंडर तो खरीद नहीं सकता, वो क्यों बेचेगा किसी और को? तो अब दूसरे वेंडर को खुद वो आम का पेड़ उगाना होगा, दैट इज़ फ्रॉम स्क्रैच, उसे बिल्ड करना होगा। अब उसके लिए उसको कितना टाइम लग रहा है, जितना टाइम उसे ये बिल्ड करने में लगेगा उतना टाइम तक तुम्हारा कोर कॉम्पिटेंस चलेगा। अब एप्रोप्रिएबिलिटी, तुम्हारे पास कॉम्पिटेंस तो है बट उससे क्या तुम रिटर्न्स जनरेट कर पा रहे हो? अब मान लो तुम सबसे मीठे आम बेच रहे हो बट उसके लिए तुम्हें ना 50 तरीके के फर्टिलाइजर्स यूज़ करने पड़ रहे हैं जो तुम्हें बहुत महंगा पड़ जा रहा है। सब तुमसे ही आम खरीद रहे हैं बट फिर भी तुम प्रॉफिट ही नहीं जनरेट कर पा रहे, तो क्या वो कोर कॉम्पिटेंस कहलाएगी? नहीं। तो एक कोर कॉम्पिटेंस को, एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को सस्टेनेबल होने के लिए 4 चीज़ें सेटिस्फाई करनी होती है। ड्यूरेबिलिटी 4 फैक्टर्स पे डिपेंड होता है जो तुम्हें चेक करना होता है, ड्यूरेबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, इमिटेबिलिटी एंड एप्रोप्रिएबिलिटी। नाउ माइकल पोर्टर ये कहते हैं कि जो स्ट्रेटजीज होती है ना वो अलाउ करती है ऑर्गेनाइजेशन को टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फ्रॉम 3 डिफरेंट बेस: कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस, जिनको पोर्टर बुलाते हैं बेस जेनरिक स्ट्रेटजीज। अब इन 3 से रिलेटेड आपको कोई भी केस स्टडी आए ना, आपको ये पॉइंट तो लिख कर ही आना है।
उसके बाद जिस पॉइंट रिलेटेड केस स्टडी होगी आप उसे एक्सप्लेन करोगे। कॉस्ट लीडरशिप में आपका ध्यान होता है टूवर्ड स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स एट लो पर यूनिट कॉस्ट, उन कस्टमर्स के लिए जो प्राइस सेंसिटिव है। डिफरेंशिएशन में आप एक यूनिक इंडस्ट्री वाइड प्रोडक्ट बनाने की तरफ ध्यान देते हो। फोकस स्ट्रेटेजी में आप एक नीश मार्केट की तरफ ध्यान देते हो। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी क्या होती है? लो कॉस्ट कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी जो फोकस करती है ब्रॉड मास मार्केट में। ये रिक्वायर करती है विग्रस परस्यूट ऑफ कॉस्ट रिडक्शन। जितना कम तुम्हें कॉस्ट पड़ेगा तभी तो तुम कम प्राइस चार्ज करोगे। अब प्राइमरी रीज़न क्या होता है फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने का? अपने कॉस्ट लीडरशिप बेनिफिट जनरेट करना। कब तुम्हारे लिए ये कॉस्ट स्ट्रेटजी को लाना सही होगा? जब मार्केट में बहुत ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव बायर्स हों, जब वहाँ पे प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन करना पॉसिबल ना हो, बहुत रेयर हो। अब तुम्हें पूछ रहा है कुछ बेनिफिट्स बताओ इसकी, तो उस पर तुम क्या लिखोगे? ये वाला पॉइंट। आगे एडवांटेजेस भी दिए हैं वो भी लिखना है, बट पहले ये वाला पॉइंट लिखना है एज अ पैरा, उसके बाद आप पॉइंट्स में एडवांटेजेस लिखोगे। रिस्क क्या होते हैं अगर आप कॉस्ट लीडरशिप अप्लाई कर रहे हो तो? कि कॉम्पिटिटर्स इमिटेट कर सकते हैं। आज नहीं तो कल आपके कॉम्पिटिटर की भी प्राइसेस उतनी नीचे आ जाएंगी। अगर कोई नया टेक्नोलॉजी आ गया, नई टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू हो गई, तो आपका तो जो भी एक प्रोडक्ट था वो ऑब्सोलीट हो जाएगा। तो क्या फ़ायदा कॉस्ट लीडरशिप का? कॉस्ट लीडरशिप अचीव कैसे करते हैं? प्रॉपरली फॉरकास्ट करो डिमांड को, प्रॉपरली यूटिलाइज करो रिसोर्सेज को, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करो, दैट इज़ लोअर करो अपने पर यूनिट कॉस्ट को, स्टैंडर्डाइज करो अपने प्रोडक्ट को, इन्वेस्ट करो कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजीज पे, रेजिस्ट करो डिफरेंशिएशन से टिल इट बिकम्स एसेंशियल। अब इन सब के ना एडवांटेजेस में हम क्या लिखेंगे? जो हमने 5 फोर्सेस पढ़े थे ना पोर्टर्स के, उनको लेके क्या बेनिफिट्स होते हैं वो। इसमें आई गेस आपको कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप पढ़ोगे तो ये आपको ईजिली समझ आ जाएगा। आपको यहाँ पे मैं बस अब ये बता रही हूँ कि आपको पॉइंट्स क्या लिखने हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? कि आप ज़्यादा टाइम तक लास्ट नहीं कर सकते इसे, कभी ना कभी आपका कॉम्पिटिटर से कॉपी कर ही लेगा। आप कॉस्ट लीडरशिप सिर्फ तभी अचीव कर सकते हो जब आप हाई सेल्स वॉल्यूम हो आपके पास, जब आप ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेचते हो। अब कॉस्ट लो कैसे रखोगे? तुम एडवर्टाइजमेंट ये सब इधर उधर में पैसे नहीं लगाओगे, रिसर्च डेवलपमेंट में पैसे नहीं लगाओगे, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में तुम पैसे नहीं लगाओगे। डिफ्रेंसिएशन स्ट्रेटेजी क्या होती है? ये भी एम करती है ब्रॉड मास मार्केट में इन्वॉल्व करती है क्रिएशन ऑफ ऐसा प्रोडक्ट सर्विस जो यूनिक हो। अब ये यूनिकनेस किसी भी तरीके की हो सकती है, ब्रांड इमेज, फीचर, टेक्नोलॉजी, डीलर नेटवर्क, कस्टमर सर्विस पे। इस डिफ्रेंसिएशन की वजह से जो बिजनेस होती है वो चार्ज कर पाती है प्रीमियम। कब परस्यू करनी चाहिए स्ट्रेटेजी? एक केयरफुल स्टडी करने के बाद ही कि क्या ये फीचर लाना सही होगा। पता चला तुमने डिफ्रेंशिएट तो कर दिया बट वो वैल्यू ही नहीं किया गया, तो फ़ायदा हुआ लाने का? नहीं। अगर तुम सक्सेसफुल डिफ्रेंशिएशन स्ट्रेटजी फॉलो कर पाते हो तो तुम्हें एनवायरनमेंट अलाउ करती है टू चार्ज हाइयर प्राइस फॉर योर प्रोडक्ट। कस्टमर स्ट्रांगली अटैच हो जाते हैं तुम्हारी डिफ्रेंशिएटेड फीचर से, जिससे तुम ब्रांड लॉयल्टी जनरेट कर पाते हो। इसमें एक रिस्क होता है कि हो सकता है तुमने जो डिफ्रेंशिएशन की है वो वैल्यू ही ना किया जाए कस्टमर्स के द्वारा। बेसिस ऑफ डिफ्रेंशिएशन, क्या बेसिस पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो? अपनी प्रोडक्ट के बेसिस पे, प्राइस के बेसिस पे, ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे। जैसा हमने कॉस्ट लीडरशिप के लिए पढ़ा था वैसे ही अब कैसे अचीव करोगे डिफ्रेंशिएशन स्ट्रेटेजी? तो तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो ऑफर करना चाहिए यूटिलिटी, वो एलिवेट करना चाहिए प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट ऑफर करो, रैपिड इनोवेशन की तरफ ध्यान दो, अपनी ब्रांड इमेज को एनहेंस करो, प्रोडक्ट प्राइस को कुछ इस तरह से फिक्स करो जो उसकी यूनिक फीचर्स पे बेस्ड हो। एडवांटेजेस क्या होंगे? तो अगेन एडवांटेजेस में हमें राइवल, बायर, सप्लायर, एंट्रेंट, सब्सटीट्यूट, जो 5 फोर्सेस मॉडल है उसको लेके लिखना है। डिसएडवांटेज, आप एक लंबे समय तक यूनिकनेस मेंटेन करके नहीं रख पाओगे। जब शुरू शुरू में आईफोन आया था उसका कितना क्रेज था, और अब बहुत कम हो गया है। अब जस्ट बिकॉज तुम बहुत ज़्यादा हाई प्राइस चार्ज कर रहे हो तो बहुत सारे कस्टमर अल्टरनेटिव की तरफ स्विच कर सकते हैं। हो सकता है तुम्हारी डिफ्रेंशिएशन वैल्यू ही ना की जाए कस्टमर द्वारा। फोकस स्ट्रेटेजी क्या होती है? यहाँ तुम किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री सेगमेंट की तरफ ध्यान दे रहे होते हो, पूरे मार्केट की तरफ नहीं। ये सबसे ज़्यादा अफेक्टिव तब होती है जब कस्टमर्स के कुछ डिस्टिंक्टिव प्रेफरेंस रिक्वायरमेंट होती है जिसकी तरफ राइवल फर्म्स ध्यान नहीं दे रही होती हैं। इसको परस्यू करने का रिस्क ये होता है ना कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं और कल को वो आके तुम्हारी स्ट्रेटेजी को चुरा सकते हैं।
जो फोकस स्ट्रेटजी, जो ऑर्गेनाइजेशन फोकस स्ट्रेटजी यूज़ कर रही है वो कंसंट्रेट करती है एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर, जोग्राफिक मार्केट या प्रोडक्ट लाइन की तरफ। अब फोकस स्ट्रेटजी दो तरीके की हो सकती है। अगर तुम नीश मार्केट में हो और तुम एक बेस्ट कॉस्ट में प्रोवाइड कराना चाह रहे हो तो उसे बोलेंगे हम फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी। वहीं अगर तुम एक नीश मार्केट की तरफ ही ध्यान दे रहे हो बट तुम डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहे हो, यूनिक फीचर्स प्रोवाइड करा रहे हो, तो उसे हम कहेंगे फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। फोकस स्ट्रेटजी अचीव कैसे करते हैं? तो पहले तो आप एक सिलेक्ट करोगे स्पेसिफिक नीश को, क्रिएट करोगे अपनी सुपीरियर स्किल्स जो कैटर कर पाए उस नीश मार्केट को, हाई एफिशिएंसी जनरेट करोगे, डेवलप करोगे इनोवेटिव वेज। इससे एडवांटेजेस क्या होंगे? आप प्रीमियम प्राइस चार्ज कर पाओगे। आप ऐसे लोगों की तरफ ध्यान दे रहे हो जिसकी तरफ आपका कोई कॉम्पिटिटर ही ध्यान नहीं दे रहा। अब इस वजह से आपको एक एक्सपर्टीज आ जाएगी जिसकी वजह से जो न्यू एंट्रेंट्स या राइवल्स है ना, अब वो वहाँ पे आगे कम्पीट ईजिली नहीं कर पाएंगे। बट इसकी डिसएडवांटेज क्या होती है? जिस फर्म के पास डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी नहीं होगी ना, डिफरेंशिएशन वाली एक बेनिफिट नहीं होगी, एक स्ट्रेंथ नहीं होगी, वो यहाँ पे अच्छी तरीके से सक्सेस नहीं कर पाएगा। आपके प्रोडक्ट की डिमांड लिमिटेड होगी। क्यों? क्योंकि आप एक छोटे से मार्केट की तरफ ध्यान दे रहे हो। लॉन्ग रन में हो सकता है उस मार्केट में और भी कॉम्पिटिटर्स आ जाएं। अब ये तीन जो आपने पढ़ी स्ट्रेटजीज, ये माइकल पॉर्टर की दी हुई जेनरिक स्ट्रेटजी है। देन हम एक पढ़ने वाले हैं बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी, जो माइकल पॉर्टर की स्ट्रेटजीज के अंदर नहीं आती है। इसका ध्यान होता है टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग कस्टमर्स मोर वैल्यू फॉर मनी बाय एम्फसाइजिंग ऑन बोथ लो कॉस्ट एंड अपस्किल डिफरेंस। यहाँ पे मेन बेसिकली क्या होता है पता है? दो तरीके से तुम कस्टमर को बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी के थ्रू एक बेनिफिट प्रोवाइड करा सकते हो। या तो जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स जिस क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहे हैं ना, उसी क्वालिटी के तुम प्रोडक्ट प्रोवाइड कराओ लेकिन कम प्राइस पे, या सिमिलर प्राइस चार्ज करो बट तुम क्वालिटी इंप्रूव कर दो। इन दो तरीके से तुम प्रोवाइड करा सकते हो बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। आप एक बार ये एमसीक्यू सॉल्व करके देखना, बाकी जब आप आगे क्वेश्चंस देखोगे आपको समझ आएगा कि हमने डिटेल में ये चीज़ समझी है कि कौन सा आंसर किस तरीके से लिखना है। ओके, आई होप आज के लिए इतना काफ़ी होगा आप सबके लिए। अब हम नेक्स्ट चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे कुछ दिनों के ही अंदर। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।